नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल के। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी आलाकमान ने जब मुख्यमंत्री बनाया था तो उनके सिर पर बड़ी जिम्मेदारी थी और वो इस जिम्मेदारी पर अभी तक बखूबी खरे उतरते हुए नजर आए हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आखिर उन्होंने 2 साल के अपने इस सफर में कौन कौन से अहम फैसले लिए हैं और आगे उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। साल 2017 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री बदलने का फैसला किया था तो हर कोई हैरत में पड़ गया था और देखते ही देखते बीजेपी ने उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदल डाले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। हालांकि सीएम पद की रेस में एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम थे, लेकिन सबको पीछे छोड़कर 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। उस वक्त उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी और अपने 2 साल के कार्यकाल में सीएम धामी राज्य की जनता के साथ बीजेपी आलाकमान की उम्मीदों पर भी खरे उतरते नजर आ रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल के दौरान सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां आईं, लेकिन न सिर्फ उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया बल्कि मुद्दों को लेकर बेबाक राय भी रखी। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन राम मल्होत्रा की माने तो सीएम धामी ने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा दी है। हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, इस तरीके से प्रदेश का विकास हो उसकी एक कार्य योजना उनके दिमाग में थी, जिस अतिक्रमण को समाप्त करा है, लव जिहाद हो गया, आपका धर्म परिवर्तन हो गया, या जो समान नागरिकता कानून का जो वो कानून लाने की बात हो रही है, का मुख्यमंत्री आपके द्वार जनता तक जाने का उन्होंने काम करा है। आपदा प्रबंधन हो, जैसे कल ही उन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में सभी डीएम को जो है वो निर्देश जारी करे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सड़कों के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे जामरानी बंद का काम शुरू होने की बात हो, चाहे काशीपुर में अरोरमा पार्क का उन्होंने शिलान्यास करा है, उसमें 24 इंडस्ट्री आई हैं। जैसे काशीपुर में नेपा पेपर मिल की जगह पड़ी थी, उसमें भी एक बड़ी इंडस्ट्री आईटी क्षेत्र की आने की बात हो रही है। हर जिले में वो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। कुछ लोगों को जल्दी जो है उसके मकानों की जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी चाबी सौंपी जाएगी। जब वो प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने, चाहे वो किच्छा खटीमा रेल लाइन की बात हो, चाहे टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की बात हो, 7,000 करोड़ रुपए जो है इंटीग्रेटेड जो है वो टाउनशिप हो गई या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गए, उसके लिए उन्होंने जो है वो पैसा मांगा है। धन का आवंटन भी प्रधानमंत्री जी ने करा। मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना ध्यान हमारे प्रदेश का रखते हैं। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग, ये इस तरीके के बहुत सारे काम विकास पुरुष हैं कि जिस तरीके से वो प्रदेश के विकास की बातें सोच रहे हैं। पर हमारा प्रदेश जो है वो देश का एक प्रमुख प्रदेश बन जाएगा। निश्चित रूप से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हमारा प्रदेश खड़ा होगा आने वाले 5 साल में। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर सीएम धामी के सामने आई चुनौतियों और उनके फैसलों पर नजर डालें तो उत्तराखंड में जब एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे थे तो उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर नकल माफिया को साफ संदेश दिया कि नकल माफिया किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। इसके अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। यूसीसी को लेकर सीएम धामी का रुख भी स्पष्ट है और राज्य में यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है। गोवा के बाद अब उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने की कगार पर खड़ा है। पर्यटन और संस्कृति के लिहाज से अगर मानसखंड मंदिर माला मिशन की बात हो या फिर अवैध अतिक्रमण पर अंकुश की,
सीएम धामी का संदेश एकदम स्पष्ट रहा है। बीजेपी हाईकमान ने भी सीएम धामी के काम की तारीफ की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। हालांकि अभी भी सीएम धामी के सामने कई चुनौतियां हैं, वो चाहे बात पलायन पर रोक लगाने की हो या फिर रोजगार की या फिर पहाड़ी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की। उम्मीद करेंगे कि सीएम धामी जनता की तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे ताकि उत्तराखंड विकास के मानचित्र पर नए आयाम छूता हुआ नजर आए। काशीपुर से अजहर मलिक के साथ टीम AB स्टार न्यूज। बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने मौसम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण उत्तराखंड में काफी नुकसान हुआ है। यात्रा मार्ग भी कई जगहों पर बाधित हो रहे हैं। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बरसात का असर पहाड़ों और मैदानी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। जिलाधिकारियों और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि मार्ग खुलवाने में पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। साथ ही यात्रा मार्ग पर अभी तक रात में चल रहे वाहनों को रोका जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि दिन में ही यात्री यात्रा मार्ग पर निकलें और मौसम का अलर्ट देखते हुए यात्रा मार्ग पर जाएं। आपदा प्रबंधन सचिव के मुताबिक राज्य में नदियों का जलस्तर सामान्य से ज्यादा है और बीते दिनों सामान्य से 4 गुना ज्यादा बरसात हुई है, लिहाजा प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। के द्वारा दी गई थी पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी। अदरवाइज हमने इसके अलावा भी जहां ऑरेंज अलर्ट था वहां से के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। सारे डीएम को बता दिया था, आगाह कर दिया गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है, इसमें कुछ डैमेजेस की सूचना आ रही है। उत्तरकाशी में गंगनानी जगह पे पत्थर गिरने से 3 वाहनों की 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हुए। इसके अलावा और कहीं पर भी किसी दुर्घटना की सूचना नहीं है। सारे जिलों से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। तिवनी में कुछ पुश्ते बहे हैं, ऐसे कारण रोडें बंद हैं। अदरवाइज हाईवे भी कई जगह बंद हुए हैं, इसे खोलने की कार्रवाई की जा रही है जिसके द्वारा। मानसून सीजन में जोरदार बरसात देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में बारिश के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने देहरादून सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और राज्य में हो रही बारिश का जायजा लिया। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की भूमिका को अहम बताते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम धामी ने राज्य की नदियों के वर्तमान जलस्तर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वहां के प्रशासन को अलर्ट किया जाए और नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति समेत चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के संचालन के बारे में भी जानकारी ली। निर्देश सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं, उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं, तो वहाँ पर JCB इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही है, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ की स्थिति कंट्रोल में है। क्या निर्देश दिए? तो लगातार हो रही बरसात के बाद नदियां और नाले भी उफान पर हैं और जिंदगी सहमी हुई है। लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में भी बारिश का असर देखने को मिला है। धारचूला के आपदाग्रस्त क्षेत्र खोतिला में एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखरकर काली नदी में समा गया। गनीमत ये रही कि हालात को देखते हुए व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा और गांव के लोगों ने मकान खाली करा लिए थे। देखते ही देखते 4 कमरे का मकान जमींदोज हो गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें लोगों को डराने का काम कर रही हैं। नदियां नाले उफान पर हैं और जो लोग नदियों के आसपास जिनका डेरा है उन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप धारचूला की देख रहे हैं। देखिए किस तरह से एक मकान देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह काली नदी में समा गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि हालात को देखते हुए
हालात को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही वहां पर जो लोग रह रहे थे उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया था, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें भेज दिया गया था। लेकिन देखिए किस तरह से देवभूमि पर आफत की बारिश देखने को लगातार मिल रही है। जोशीमठ में भी बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बरसात की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रास्ते भी जगह जगह पर बाधित हो गए हैं। जोशीमठ में बीआरओ ने सीमांत गांवों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया था, लेकिन उफनती नदी ने पुल को भी अपनी आगोश में ले लिया है, जिसके बाद कई गांवों के लोगों के सामने आवागमन की परेशानी खड़ी हो गई है। पुल टूटने के बाद द्रोणागिरी, जेलम, कागा, गरपक, मलारी, कोशा, कैलाशपुर जैसे कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। तो मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में संकट के बादल छाए हुए हैं। लगातार बरसात देखने को मिल रही है और अब ये बरसात लोगों को डरा भी रही है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में जोरदार बरसात हो रही है। श्रीनगर में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। यहां 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो गया। पौड़ी और रुद्रप्रयाग बॉर्डर से लगे सिरोबगड़ में लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। लोगों को रात भर सड़क पर ही पूरी रात काटनी पड़ रही है। प्रशासन और बीआरओ रास्ता खोलने में लगा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रास्ते बंद पड़े हुए हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और इस मौसम में कहीं ना कहीं यात्रा करना, सफर पर निकलना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है, क्योंकि पहाड़ से गिरते पत्थर हादसों को दावत दे रहे हैं। बीआरओ हो या प्रशासन हो, तमाम अधिकारी रास्ता खुलवाने में लगे हुए हैं। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ते खुलवाए जाएं, नेशनल हाईवे को खुलवाया जाए। लेकिन जब लगातार बरसात होती है, लगातार पहाड़ी से मलबा गिरता है, तो ऐसे में रास्ता खुलवाने का काम भी बीआरओ हो या प्रशासन हो, सभी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। हालांकि प्रशासन की ओर से, बीआरओ की ओर से कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। हम कल रात 8 बजे से यहाँ पे हैं, बस कुछ व्यवस्था उसका कुछ नहीं है। कहाँ जाना था आपको? कर्णप्रयाग। मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, हमें अचानक जाना पड़ा, ये छोटे छोटे 2 बच्चे ले जाके। कब से फंसे, कितने बजे से? 8 बजे। तो रात को खाना वगैरह खाया? कुछ भी नहीं, ऐसे ही हम गाड़ी में। तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या कह रहे हैं लोग अभी तक? क्या कह रहे हैं इन लोगों ने, क्या कहा? कुछ भी नहीं कह रहे। कोई अधिकारी लोग आए हैं आपके पास? नहीं, कोई आप ही आए पहली बार। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल गया हूँ और हॉस्पिटल से मैं 3 बजे से रुका। अच्छा, तो क्या लगता है आप? लगता है अगर बारिश आएगी तो फिर ये जाम हो जाएगा। कहीं ऐसा पेशेंट तो नहीं था आपके पास कि जिसको? नहीं। और कहीं जगह से फोन आ रहे हैं? नहीं सर, नहीं। कुछ व्यवस्था की गई थी प्रशासन की तरफ से आपके लिए, खान पान की, जैसे कि रात से यहाँ पे लोग खड़े हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना सुमित सर। कौन सी गाड़ी चलाते हो आप? सर मैं रेलवे के अंदर चलाता हूँ। रेलवे के अंदर 108। तो उत्तराखंड में बरसात की वजह से जहां एक और पहाड़ी इलाकों में लगातार भूस्खलन देखने को मिल रहा है, वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में लोग जलभराव से परेशान हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां जलभराव की वजह से फंसी हुई नजर आ रही हैं। देहरादून में भी कई जगहों पर जलभराव से लोगों का हाल बेहाल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। सीएम धामी निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी चंद्रमणि समेत कई जगहों पर पहुंचे और अधिकारियों को जलभराव को लेकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बता दें कि बुढ़पुर, नया गांव, शिमला बाईपास इलाके में कई घरों में जलभराव होने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं किस तरह से जिन जगहों पर जलभराव हुआ था वहां पर वो अधिकारियों के साथ पहुंचे। डीएम सोनिका आपको नजर आ रही होंगी। तो हालात पर प्रशासन की बात करें या फिर सरकार की बात करें, नजर पूरी तरह से है, लेकिन सवाल साथ साथ में ये भी उठ रहे हैं कि आखिर जब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला था उससे पहले तैयारियां चाक चौबंद क्यों नहीं की गई थी? अब प्रशासनिक अमला जागा है, लेकिन साथ ही साथ आप कुदरत को जब जलभराव की स्थिति पैदा होती है या फिर भूस्खलन की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, ये सवाल भी बड़ा बना हुआ है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन
इस बार जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनसे सबक लेता हुआ नजर आएगा, ताकि अगली बार जब मॉनसून सीजन आए तो उस वक्त तैयारियां पहले से ही चाक चौबंद हों। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। नहीं, अभी हम सभी जगह पे घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया है, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं। भाई लोअर साइड जो एरियाज हैं उनको किस तरीके से जो है वो देखा जा रहा है। मौसम के बाद अब बुलेटिन में बात टमाटर की कीमतों की भी कर लेते हैं। दरअसल टमाटर के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि जो कीमतें बढ़ी हैं क्या उसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। इस मामले को लेकर जब हल्द्वानी में टमाटर उत्पादन करने वाले किसानों से बात की गई तो किसानों का कहना है कि अभी भी किसानों तक सही मूल्य नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही किसानों का कहना है कि बेमौसम बरसात की वजह से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई है। उत्पादन कम होने की वजह से टमाटर के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आढ़ती और बिचौलिए ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि अगर बाजार में सही मूल्य पर टमाटर जा रहा है तो किसानों को चाहे कम ही लाभ हो रहा है, लेकिन ये कम लाभ भी किसानों के लिए काफी है। के तौर पे देखते हैं उसको। अब क्या देखते हैं, अपने हमें कुछ मिल नहीं पाता है, आढ़ती का होता पूरा ही पड़ता है, हम लोगों को होता नहीं जी। मैं इस टाइम में महंगा टमाटर है, हम खा नहीं सकते हैं, और हमें बच कुछ नहीं रहा, किसान बेमौत मर रहा है और हमें मिल नहीं पा रहा है। और हमें जब हमारी टमाटर चलते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये किलो के बिकते हैं, हमें कोई उसमें हमारे को मिल नहीं पाता है, हम तो बेमौत ही मारे जा रहे हैं। बेमौसमी बारिश के वजह से थोड़ा टमाटर की फसल को नुकसान तो हुआ ही है, कहीं पर जो उत्पादन हो रहा था वो भी ख़त्म हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा महंगाई है टमाटरों में। जो टमाटर पहाड़ों को होता था वो बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से थोड़ा महंगा है टमाटर। ऐसा जो पहाड़ों से जो टमाटर आ रहा है तो आढ़ती तो उनको कम दामों में खरीद रहा है और किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, और जो फुटकर व्यापारी हैं वो अधिक दामों में बेच रहे हैं टमाटर। इससे 1 महीना पहले जो पूरे देश भर में बेमौसमी बारिश हुई थी उसकी वजह से हमारे किसानों का जो तैयार टमाटर था नष्ट हो गया था, और वही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि जो इस समय टमाटर महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि यदि टमाटर बहुत महंगा हो गया है तो मैं कहीं न कहीं इसे उन लाखों किसानों के नुकसान के बजाय अगर कुछ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है तो मैं इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, यदि किसी चीज़ के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो उसका उपयोग हमें कम कर लेना चाहिए। अगर हम उपयोग कम करेंगे तो रेट धीरे धीरे सही आ जाएंगे। अभी तो 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, इसमें हमको क्या फायदा है ना। अब अभी तो इतना हो रहा है, हम टमाटर लगाते हैं हम तो खाली पीट जाते हैं। 1000 रुपये 1200 पैकेट आता है, वैसे खाद है, वैसे जुताई है, सब दवाई है। फिर हमारा क्या होता है, हमारा क्या जाता है वो 5 रुपये किलो, तो उसमें तो सारा या आढ़ती बिचौलिया ही खा जाते हैं ना, उसमें हमको क्या फायदा। हम तो खाली पीट गए, हमारा तो खाली है, खाली वो हो गया। वह सभी कुछ में वैसे ही ठहरा, सब किसान ऐसे ही मर गया। उधम सिंह नगर में वन विभाग और वन निगम के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, और 2 विभागों की लड़ाई में कहीं न कहीं वन माफिया फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। ज्वाला वन क्षेत्र में यूकेलिप्टस की परमिशन की आड़ में माफियाओं ने अवैध रूप से यूकेलिप्टस के साथ साथ बेशकीमती सागौन की लकड़ियां काटकर बेच दी हैं। मामला सामने आने पर वन विभाग और वन निगम ने अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन अभी तक ना ही मामले की स्पष्ट जांच हो पाई है और ना ही वन माफिया पर कोई कार्रवाई की गई है। वन विभाग और वन निगम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी।
उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीटी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीटी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई है। पीटी नियमानुसार ही पीटी पड़ी है। यहाँ पे एक बहुत ही आसान बात है यहाँ पे कि कोई भी कुछ गैबित में हो जाए तो जांच करने पे भी उसे पता चलेगा कि कौन इस पहले असली दोषी जिम्मेदार है। लेकिन कहने में बड़ा आसान तरीका जो निकाला गया है कि जो है वन निगम की आड़ में या वन निगम ने करवाया, वन निगम के जो सब चोर हैं, ये सब एक प्रथा बन गई यहाँ कहना। क्योंकि असली बात तो बाद में ही पता चलेगी जब जांच अभी चल रही है। जांच के बाद इसमें जो भी निगम के हो या आप भी हो विभाग में हो, तो जो भी दोषी कर्मचारी होते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात अल्मोड़ा की भी कर लेते हैं। दरअसल अल्मोड़ा से हादसे की खबर सामने आ रही है। शिक्षकों की गाड़ी खाई में गिर गई थी। हादसे में एक शिक्षक की मौत की खबर है। तो अल्मोड़ा में रानीखेत अल्मोड़ा रोड पर ज्वेली में शिक्षकों की गाड़ी 100 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में पूर्व सभासद और शिक्षक सचिन टमटा की मौत हो गई है। कार सवार 2 महिलाओं को मामूली चोट आई है। जानकारी के मुताबिक सचिन टमटा अपनी कार से ज्वेली स्थित स्कूल जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। 2 महिलाएं कार से पहले ही छुटक कर बाहर गिर गई थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।